इंसाफ बड़ी महंगी चीज है, इसीलिए इंसाफ मांगना पड़ता है, इंसाफ के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और जो रसूखदार होते हैं वो इंसाफ खरीद लेते हैं या इंसाफ को मैनेज कर देते हैं। हम बात करने वाले हैं नीट छात्रा की कथित मौत के बारे में। हम बात करने वाले हैं बिहार में बेटियों की सुरक्षा को लेकर। हम बात करने वाले हैं पटना पुलिस की कार्यशैली को लेकर। 11 तारीख को जहानाबाद की लड़की जो पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी, उसकी मौत हो गई रहस्यमय परिस्थिति में। मृत्यु के पहले ही बता दिया गया कि यह अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बातें कुछ और आई। उसके बाद पुलिस अभी तक अपनी ओर से इस विषय पर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कही है, लेकिन हाँ, जो पुलिस मुख्यालय देखते हैं, जो पुलिस मुख्यालय से संबंध रखते हैं, जो पुलिस कर्मी इस केस से जुड़े हुए हैं, वो धीरे धीरे कुछ एक खबरों को प्लांट कर रहे हैं। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। ये नैरेटिव उसी दिशा में जाती हुई दिख रही है जिस दिशा में पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले ही बयान दे दिया था। कुल मिलाकर ऐसा लगता है, जो अभी तक खबरें आ रही हैं छन छन कर, कि पुलिस अपने पहले दिन के बयान को जस्टिफाई करने के लिए पूरे घटना के एपिक सेंटर को पटना से हटाकर जहानाबाद पहुंचा दिया। खैर, एम्स का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगा, एम्स से एक्सपर्ट कमेंट मांगा गया है। हम अभी बात करने वाले हैं, हमारे साथ एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, देख रहे होंगे काले कोट में हैं। सच का काम काला से ही शुरू होता है। वकील हैं, कौशलेंद्र नारायण इनका नाम है। ये इस पूरे मामले को लेकर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में चले गए। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जो क्यों गए, इस बाबत मैंने इनसे जब बात की तो ये कहे कि सो डर लगता है, बिहार में लड़कियां सुरक्षित हैं कि नहीं है। डर लगता है अपने घर के बच्चों को देखकर कि कब किसके साथ क्या हो जाए। लिहाजा ये एक लड़की का केस नहीं रहा, ये केस अब बिहार की लड़कियों का हो गया है। ये केस अब बिहार की आधी आबादी को लेकर हो गया है। कौशलेंद्र जी, अभी तक जो आप इस केस को स्टडी किए हैं, आपके पास क्या क्या लगता है, पूरा मामला है क्या, और पुलिस दिशा में काम कर रही है, वो मामला क्या लग रहा है? कितना गैप है आप लोगों की समझ में और पुलिस की समझ में? सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि ज्वलंत मुद्दा पर आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया भी अदा कर रहा हूं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा पत्रकार महोदय, कि आपने कहा कि मौत, मैं शुरू से कह रहा हूं कि यह मौत नहीं है, यह एक हत्या है, प्रायोजित हत्या है। और हमने मानवाधिकार आयोग में कंप्लेन केस दर्ज किया है, आप जानते हैं, 4 पुलिसकर्मियों पर और एक जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है उसके संचालक के ऊपर। मैं कहना चाहता हूं कि एक आईएएस आईपीएस भाई हिंदुस्तान का टॉप ब्यूरोक्रेट्स है, उनकी उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। वो वकील हैं, वो कानूनविद हैं, इस पर कोई ये नहीं हो सकता। पत्रकार जर्नलिस्टिक क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन एक आईपीएस डॉक्टर नहीं ना हो सकते हैं। अगर मेडिकल करके आते आईपीएस करते तो माना जाता है। उन्होंने जांच रिपोर्ट आने से पहले ही ऐसा क्यों कह दिया कि ये आत्महत्या है? इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। जिस अधिकारी ने यह बयान दिया, उस अधिकारी ने पूछा अपने नीचे के अधिकारी से, थाना प्रभारी से, और थाना प्रभारी ने पूछा उस गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर से जो डॉक्टर प्रभात मेमोरियल अस्पताल में इस बच्ची का इलाज कर रही थी। किसी ने भी डॉक्टर के स्टेटमेंट को वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर से सीधे बात करने की इतने बड़े पदाधिकारी ने जहमत नहीं उठाई। मैं यहाँ एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी आपने कहा कि डॉक्टर से पूछा, तो उनको कोई वो सरकारी डॉक्टर नहीं न थे, उनको परीक्षण करा लेना चाहिए था कोई गवर्नमेंटल मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल में। एक चीज और मैं बता रहा हूं, उनको खुद डॉक्टर से बात करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मेरा कहना है। एक चीज और मैं कह रहा हूं आपसे कि घटना 6 तारीख को है। हाँ, 6 तारीख की घटना जब यह है और एफआईआर हो रहा है 9 जनवरी को। बिल्कुल। हमने देखिए, यह घटना जब देखा था तो मेरे अंदर भी दुख था, क्षोभ था और मौत से मायूसी हुई कि 17 साल की लड़की थी, अभी वो मैच्योर भी नहीं हुई थी, उसके साथ दरिंदों ने इस तरह के कार्य किया।
मैं देखा, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है और कोई भय नहीं है कि 2-4 दिन के बाद से ही कुछ लोग चलाना, उसमें मीडिया कर्मी भी है, ये चला रहे हैं कि ये घटना जहानाबाद की। ये मीडिया को कैसे पता चल गया कि जहानाबाद के जब एसआईटी का गठन हुआ? तो मैंने शुरुआती संबोधन में कहा कि पुलिस अपने उस गलती को छुपाने के लिए पूरे तरीके से एक गलत नैरेटिव सेट करने पर लगी हुई है। और ऐसे एक नहीं, देश में सैकड़ों उदाहरण ऐसे केस के हैं जहां पर आम जनता कह रही है कि मामला कुछ और है और पुलिस की थ्योरी कहती है कि मामला कुछ और है, लेकिन कानून तो पुलिस की थ्योरी पे काम करे। एक चीज और मैं यहाँ कहता हूँ, जब एसआईटी का उसमें काफी हमने हो हल्ला भी किया था और लीगल सेक्टर पर भी गए, तो एसआईटी का गठन हुआ, अच्छा लगा मुझे। लेकिन आप समझिए कि जिस अफसर के जो कनीय पुलिस पदाधिकारी थे, एडिशनल एसपी, बार-बार मैं कह रहा था, और वो एसएचओ जो थी रोशनी कुमारी, उसके खिलाफ ही एसआईटी का गठन हुआ और वो एसआईटी टीम के साथ शामिल है। तो मेरे पास क्या उपाय रह गया था? बताइए, क्या पुलिस वहां दागदार नहीं साबित हो रही थी? एसआईटी टीम दागदार साबित नहीं हो रही थी? तब हमने, मेरी अंदर से जो आत्मा थी वो धिक्कारा कि आगे बढ़ना चाहिए। और गॉड मे लव दोज हु डाई यंग, हु डाई इन सोशल वर्क। देखिए, एक वकील की भी बेटी है, बहन है, पत्रकार का भी है, एक आईएएस आईपीएस का भी है, डॉक्टर का भी है, एक मजदूर का भी बेटी है, बेटी बेटी होती है। तो जिस तरह से एक बेटी के साथ एक पुलिसकर्मी ने भी स्टंट चला, एसआईटी टीम ने भी स्टंट का रूप दिखाया, तो मेरी मानवता शीर्षक कर रो पड़ रही थी। और तब मैंने केंद्रीय मानवाधिकार आयोग में कंप्लेन केस दर्ज किया। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, पुलिस का ही स्टेटमेंट देखिए, शुरू से क्लियर नहीं कर रही थी, कभी कह रही कि 90 टैबलेट उसके रूम में बरामद हुआ है, अभी कुछ अखबार में पढ़िएगा तो 60 टैबलेट बरामद हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 300-400 टैबलेट बरामद हुआ है। तो क्या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इतना टैबलेट नशा का मिल सकता है? भाई तो कालपोल है नहीं, पेट दर्द की दवा नहीं है, सिंपल पैरासिटामोल है नहीं, तो है नहीं कि आप जाइए और किसी मेडिकल शॉप से कहिए कि बुखार लगी हुई है, दवा दे दीजिए। किसी मेडिकल शॉप में आप जाके देखिए और कहिए कि मुझे नींद नहीं आ रही है, नींद की दवा दे दीजिए, मेडिकल शॉप सीधे इनकार करेगा, कहेगा हम रखते ही नहीं है। क्योंकि नींद की दवा विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिकल शॉप आपको नहीं दे सकता है। लेकिन अब एक नई बात निकल कर आ रही है और इस बात को भी पुलिस, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं कि पुलिस चाहे तो डे बाय डे ब्रीफिंग करे, अदरवाइज इस पर डे बाय डे जो अखबारों में खबर छप रही है उस पर रोक लगवाए, नहीं तो एक भ्रम की स्थिति बन रही है। अब खबर को एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है, पुलिस जिस दिशा में अपने अनुसंधान को लेकर जा रही है, उस दिशा की खबरों को धीरे धीरे लीक किया जा रहा है ताकि पब्लिक डोमेन में उसी विषय पर बहस चालू हो जाए जिस विषय पर बहस को ले जाके अंतिम पड़ाव पर छोड़ना है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 6 तारीख को पुलिस के नजर में बच्ची बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, 9 तारीख तक पुलिस एफआईआर नहीं लेती है और उस रूम को खुला छोड़ दिया गया जिसको मौकाए वारदात कहते हैं, जहां पर तमाम तरीके के सबूत मौजूद। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये ध्यातव्य है कि आप ये बताइए कि इस तरह के केसेस में लड़की का मामला है जहां पर इतना बड़ा बवाल हो रहा है, किसी की अस्मिता का सवाल है, बेटियों का सुरक्षा का सवाल है, बेटियों की अस्मिता से जुड़ा हुआ यह एक गंभीर मामला है बिहार के लिए, क्योंकि हमारा बिहार कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। और ये पटना का केंद्र था, राजधानी का शहर है, राजधानी है हमारा, और यहाँ सिर्फ बिहार का नजर ही नहीं रहता है, पूरे देश का नजर रहता है। पटना इतना पॉपुलर है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मेडिकल जो साइंस का रूल है या काउंसिल का रूल है, तो उसमें है कि कोई भी इस तरह की घटना होती है तो कपड़ा को आप डिस्पोज नहीं कर सकते। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं संपूर्ण रूप से डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन लीगल जो हमारे पास आता है कागज, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अपेक्स कोर्ट का जो डिसीजन है, गाइडलाइंस है, वो तो मेरे पास है। उसमें साफ है कि आप ऐसे केस में कपड़ा को आप डिस्पोजल नहीं कर सकते हैं, कहीं फेंक नहीं सकते हैं। आप एक चीज में कहना, वो गोज और कॉटन नहीं ना था कि गोज और कॉटन किसी का जख्म पोंछ के फेंक दिए। सही बात। उसका जो कपड़ा था, उसके साथ जो यौन शोषण की जब इतना बड़ा लहर था, विद्रोह था डॉक्टरों के खिलाफ और पुलिसकर्मियों के खिलाफ, तो कपड़ा को सुरक्षित रखना चाहिए था। बिल्कुल रखना तो ये जांच मिटाने के लिए, मुझे आज भी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जांच मिटाने के लिए जिस तरह से डॉक्टर ने प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का किया, यह मानवीयता को तार तार किया है और हमारी मानवीयता भी सिसक कर रो पड़ी है। और आज लगता है कि हर का बेटी बहन है,
क्या हो रहा है? एक बात और, चूंकि आप वकील हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 6 तारीख को बच्ची एडमिट हुई, 9 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ, 11 तारीख को बच्ची की मौत हो गई, 15 तारीख को मनीष रंजन की गिरफ्तारी क्या होती है? 15 तारीख तक पुलिस को ऐसा कौन सा सबूत मिल जाता है जिस कारण उस जी बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार जी किया जाता है? और अगर बिल्डिंग के मालिक की भूमिका तक पुलिस पहुंच रही है तो मैं हॉस्टल संचालक जी को क्यों जी छोड़ा मैं गया? एक चीज कर रहा हूँ, यही आना चाह रहा था। देखिए, जब इतना हल्ला हो रहा है, मीडिया वाले भी आप लोग पहुंचे हैं वहां, हमने भी तो फुटेज देखा था ना, तो उसमें वो मनीष बोलता है क्या हो गया, मर गया, वो तो हम किराया पर दिए हुए। देखिए उसका हाथ का बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्रिमिनल केसेस देखते देखते तो ये सब हम लोग का भी आदत हो गया है पकड़ने का। मैं तो देहरादून में था, उसका बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, भाषा देखिएगा, भाषा को मिनट मिनट में बदल रहा है। मैंने समझा उसी समय, और आप लोग मीडिया कर्मियों के बीच में बोला कि तो बॉडी लैंग्वेज बदल रहा है। और इस वो चालाकी में क्या था कि बैक डेट में हम किसी को बना देंगे एग्रीमेंट कि इसका हॉस्टल है, तो हम सब सारे लोग जो दोषी हैं बच जाएंगे। आप ये बताइए, एक और जा रहे हैं कि मनीष रंजन 10,000 15,000 की नौकरी करने वाला 5 वर्ष में इतना अकुत संपत्ति कहां से कमाया? कम से कम वो देखते हैं सिकड़ी डाले हुए रहता है, जिस तरह से दिखाता है, चेन, तो हाँ, सोना का बड़ा बड़ा चेन पहनते हैं, दिखाता है आम जनमानस में। और एक चीज कहना चाहता हूं मैं, बार बार ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम कह रहे हैं कि उस हॉस्टल में नहीं हुआ, हॉस्टल के पूर्व में जाने से पूर्व ही टेक ओवर किया है, उसके साथ गलत कार्य हुआ है, अनैतिक कार्य जिसकी घृणा, जितनी निंदा की जाए, घृणित कार्य किया है। हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एक बड़ा सदमा लगता है। मुझे लगता है कि इस मामले का डे बाय डे प्रोग्रेस पुलिस को ब्रीफ करना चाहिए, ताकि आम जनता के बीच में पुलिस को लेकर कोई संदेह ना फैले, कोई असंतोष ना हो। अदरवाइज जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, पुलिस शक के दायरे में है। अब कुछ एक सवाल ऐसे हैं, शुरू में खबर आई कि भाई वीडियो डिलीट है जी, अब कहा जा रहा है कि नहीं वीडियो है। तो जब वीडियो डिलीट की खबर आ रही थी, उसी दिन पुलिस ने क्यों नहीं डिनाई किया कि मीडिया गलत खबर चला रही है, हमारे पास वीडियो है? देखिए, ये फैब्रिकेटेड मामला है। और ये बताइए, एक कहावत है कि मैं डाल डाल तू पात पात, हम लोग लीगल सेक्टर में जा रहे हैं। अब आगे मैं बता रहा हूं, एक खबर ये आई कि लड़की के अंडरगारमेंट्स को फेंक दिया गया, वही अब फिर खबर आ रही है कि नहीं अंडरगारमेंट्स हैं। तो मुझे मेरा सवाल ये है कि जब ये कहा जाता है कि ये फेंक दिया गया, उसके 24 घंटा 36 घंटा 48 घंटा बाद तक पुलिस क्यों नहीं क्लियर करती है कि मीडिया गलत खबर चला रही है? हमारे पास है वो सब। मैं यही पर आया, पहले भी बोला कि अंडरगारमेंट्स को फेंक दिया गया, चाहे जो भी कपड़ा था फेंक दिया गया, क्योंकि मैं बार बार कहा कि जब उसके साथ रेप हुआ, सीमेंट डिस्चार्ज हुआ, तो कपड़ा पर था, उसमें कई ग्रुप भी पकड़ा था, उसका टेस्ट में जाता, सबको आजीवन कारावास होता। थाना प्रभारी ने पॉक्सो नहीं लगाया है, लगभग 18 साल करवा दिया। देखिए, फैब्रिकेटेड है, अननोन। आप ये बताइए ना, हम पुलिस की दामन को एकदम क्लीन चिट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पुलिस ये स्वीकार करे कि मैं वहां पर गलत किया, ऐसा होता है? अननोन कहीं केस होता है कि वो संचालक पर होगा, चाहे जो जिसका हॉस्टल है उस पर होगा, नेम्ड एक्यूज क्यों नहीं किया? एक चीज समझ से परे है कि मकान मालिक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, लेकिन हॉस्टल संचालक पर उंगली तक नहीं उठ रही है। ये जो कार्रवाई है, ये संदेह पैदा करती है। अब जो पूरे नैरेटिव जिस तरीके से गढ़ने की कोशिश हो रही है, लगता यही है कि आम लोगों को जो लग रहा है पुलिस से उसकी थ्योरी अलग है। ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आम लोग भावना में है, पुलिस तथ्य पर काम कर रही है। लेकिन कितना दिन तक? आज 11 साल हो गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की हुई। प्रधानमंत्री का ट्वीट है कि हम 11वें साल में देश की बच्ची को बढ़ाओ और पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की हुए 11 साल हो गया। इस घटना के बीते हुए आज 11 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस आम लोगों को, परिजनों को संतुष्ट करने में अभी तक नाकाम है कि आखिर में इस मामले में हुआ क्या। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक कहावत है कि मैं डाल डाल तू पात पात जी। आप ये बताइए कि पुलिस जब कोई स्टेटमेंट आम जनमानस में नहीं दे रही है, तो मीडिया कैसे फ्लैश कर रही है, मीडिया कैसे प्रकाशित कर रही है कि ऐसे ऐसे हुआ ये चीजें? और वो अंदाज पर, जिस एंगल पर 3 दिन पहले ही मीडिया, जिस दिन एसआईटी गठन नहीं हुआ था, उसके 1 दिन पहले संध्या का न्यूज़पेपर का देखिए, कुछ पुलिस पदाधिकारियों के मोबाइल की अगर फॉरेंसिक जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कि वो कैसे कुछ एक पत्रकार को कुछ एक चीज लीक कर रहे हैं। क्यों लीक किया जा रहा है? अगर जो कोई चीज मीडिया में देना ही है
तो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे दीजिए, शाम में डेली प्रेस ब्रीफ कीजिए इस विषय पर, इतना बवाल मचा हुआ है। लेकिन ऐसे न करके उस दिशा से किया जा रहा है ताकि एक मरमरी जो पुलिस के खिलाफ चल रही है उस मरमरी को रोका जाए और जांच की दिशा को, या ये कहिए कि डिस्कशन की दिशा को बदल दिया जाए। जब जब फॉरेंसिक जांच के नाम पर देरी होता है, वक्त लिया जाता है, रिकॉर्ड कहता है कि चीजों को खराब किया गया, जनता पुलिस के जांच से संतुष्ट नहीं हुई, जिन जिन केस में फॉरेंसिक जांच के नाम से समय लिया गया। आपने अभी फॉरेंसिक जांच की बात किया जी, आप ये बताइए 3 दिन छोड़ दिए उसको, रूम को धुला दिए, तो एफएसएल कहां से फीडबैक पकड़ेगी? वो केस स्टडी मेथड था आपके लिए, रिसर्च का सबसे बड़ा तरीका था बिहार पुलिस के लिए। आप मानक बिहार पुलिस कैसे आप कहते हैं कि हम क्राइम को कंट्रोल करते हैं? आप मानक जो आपका सोशल साइट है, हम लोग भी उसको देखते रहते हैं, तो मानक सोशल साइट पर आपने दिया कि इसके पास इसके साथ आत्महत्या हो गया है। कैसे? कोई डॉक्टर आपको बता देगा इस तरह के केस आपके लिए, इस तरह के पीड़िता पर एफआईआर कराने के लिए नहीं है, नेम एक्यूज कराने के लिए कोई कानून नहीं है। आप जो बीएनएस का सेक्शन है उससे अलग है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि क्या एक एसएचओ का पावर और एक सीबीआई का एसएचओ का पावर अलग है क्या? दोनों का बीएनएस में धारा होता है, दोनों थाना प्रभारी बराबर है। हम एक बात और कह रहे हैं, जब हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 3 दिन तक उस रूम को, उस कमरे को खुला छोड़ दिया गया, हम कह रहे हैं कि सबूत वहां मिटा दिया गया, लेकिन एक बात और मैं इसके साथ कह रहा हूं, 3 दिन तक सबूत को वहां पर गढ़ा भी जा सकता है। जिस दवा की बात हो रही है कि लड़की ये दवा लेती थी, उसको स्लीपिंग पिल्स कहते हैं, सोने की जो नींद की गोली लेती थी, ये भी तो संभव है कि वो नींद की गोली वहां रखी जा सकती है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पर, अगर वो दवा जहानाबाद में मिला है, बीइंग लॉयर मैं भी जान रहा हूँ कानून को, तो उस पर जीएसटी कितना कटा? अगर ये अभी आ रहा है कि 6 पत्ता यानी 60 गोलियां, तो जीएसटी कटा है कि नहीं चेक कर लिया जाए। अच्छा, कोई अगर कहेगा, मैं एक बताता हूँ, बहुत नहीं, वो तो जो बताया जा रहा है वकील साहब, उसमें कहा जा रहा है कि लड़की वही आ रहे हैं। होता है क्या ना कि यूपीआई से पेमेंट भी लोग करा देता है, तो जो गिरफ्त में ले लेता है वो पासवर्ड भी जान जाता है। अब मैं स्पष्ट बता रहा हूं, कुछ एक सवाल ऐसे हैं, लड़की खुद से कर रही है, उससे कोई करवा रहा है, कितने दिन से लड़की उस जो करवा रहा है उसके ट्रैप में थी, अभी तक हॉस्टल संचालक को क्यों नहीं पकड़ा गया? हॉस्टल संचालक भी तो बता सकते हैं ना कि लड़की का बिहेवियर क्या था वहां पे। अगर लड़की, हम पुलिस की थ्योरी के हिसाब से ही चलते हैं, तो हॉस्टल संचालक तो जिसके पास लड़की 24 घंटा रह रही है, अगर जो कोचिंग आवर को छोड़ दिया जाए तो लड़की अपना ज्यादातर समय हॉस्टल में बिताती होगी, तो वहां पर की वार्डन सबसे बड़ी कड़ी है जो बता सकती है कि लड़की का बिहेवियर था क्या। वो सुसाइड का जो अटेम्प्ट जो हो रहा है कि वो गूगल पर बार बार खोज रही थी कि हाउ टू सुसाइड, ये उसके बिहेवियर से झलक रहा है या नहीं झलक रहा है, इसकी सबसे बड़ी गवाह हो सकती है वो हॉस्टल संचालिका या हॉस्टल संचालक जो भी है। फैब्रिकेटेड मामला कर दिया है लोग, और उसमें भूल हुई कि ये 2 पुलिस विभाग के पदाधिकारी एसएचओ रोशनी कुमारी, एडिशनल एसपी अभिनव ने पुलिस के वरीय पदाधिकारी को मिसलीड कर दिया। उसमें आप बताइए कि ईमानदार डीजीपी, ईमानदार एडीजी बिहार का कुंदन कृष्णन, पटना का सीनियर एसपी ईमानदार, आईएएस सबको मिसलीड कर दिया, दिग्भ्रमित कर दिया। ये लोग भी बोल दिए नहीं देखे करिए पदाधिकारी के जो जांच फीडबैक दिए उस पर इन लोग भरोसा कर लिया। ऐसा होता है क्या कहीं कि विदाउट आप कहीं पर गवर्नमेंटल हॉस्पिटल के अलावा आप डिसीजन अपना दे दीजिए? अरे ये तो मेदांता में गया तो वहीं से हो गया था, आनंद फानंद में एफआईआर हुआ, नहीं तो एफआईआर भी नहीं होता। तो हम इसके लिए कहना चाहते हैं कि सिर्फ वो हॉस्टल संचालक और वो लड़की दोषी नहीं है, उसकी तो जान चली गई, अब वो तो वापस आएगी नहीं संसार में। नॉट ओनली द हॉस्टल संचालक बट द पुलिस आल्सो इज गिल्टी, एसएचओ एडिशनल एसपी आल्सो इज गिल्टी। इसको कौन देगा? एक मामूली घटना जब घटती है आप एसएचओ को जो है सस्पेंड करते हैं, हालांकि मैं भी वो मानता हूं कि सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट, लेकिन करते हैं, और इसको खुला छोड़े हुए हैं आज तक दोनों को। और फिर एसआईटी टीम बहुत मानक, मैं मानता हूं कि आपने बहुत अच्छा एसआईटी बना दिया, मैं भी खुश हुआ था। और उसी एसआईटी में जिसका दागदार छवि था, जिस पर एसआईटी जिसके लिए बैठा है, बनाए हैं आप, उसी को शामिल किए हुए हैं। आप ले जाते हैं हॉस्टल में भी, गर्ल्स हॉस्टल में भी उसी एसएचओ को ले गए हैं, रोशनी कुमारी को, एडिशनल एसपी गए हैं। इसके लिए क्या आपको नहीं लोग कहेगा आम जनमानस, हम एक न्याय प्रिय व्यक्ति से हट जाते हैं, कानून के प्रहरी से हटते हैं, एक आम जनमानस से पूछिए कि दोषी को ही आप स्पॉट पर ले जा रहे हैं, क्या है
क्या आपका मानव छवि जाएगा बिहार पुलिस का? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिससे भागा नहीं जा सकता है, और पुलिस जिस दिन भी इस केस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, इन सवालों का सामना उनको करना पड़ेगा। कड़ी दर कड़ी पुलिस कैसे जोड़कर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल कर आएगा, और उस सॉल्यूशन पर कोर्ट कितना विश्वास करती है ये पूरे न्यायिक प्रक्रिया में समझ में आएगी। लेकिन कुछ सवाल अनुत्तरित हैं। ये कोई टीवी सीरियल का क्राइम शो नहीं है, यहां पर हकीकत में चीजें होती हैं और उनको न्यायालय के सामने साबित करना पड़ता है। हम पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, पूरे केस पर नजर बनाए हुए हैं। वकील साहब को इसलिए लाए कि जनता के जो सवाल हैं वो सवाल आ सकें, कानून का जो पक्ष है, जो एक वकील इस पूरे घटना को कैसे देख रहा है, उसको आपके सामने ला सके। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।